नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल के हनुमानगंज इलाके में बुआ ने 10 साल के भतीजे पर चाकू से ताबड़तोड़ 20 वार करते हुए उसे घायल कर दिया। इसके बाद खुद के हाथ की नस भी काट ली। दोनों को गंभीर हालत में हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल आरोपी बुआ मां की मौत पर भाई के दुखी न होने से नाराज थी, जिसके बाद गुस्से में उसने भाई के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। एक नाबालिग अयान है जो अपनी दादी के घर पर रहता था और साथ में उसकी बुआ सानिया भी रहती थी। आज उसकी दादी की डेथ हो गई थी। उसी पर से सानिया के द्वारा अपने भाई को, जो झांसी में रहता है, और अपनी भाभी को कॉल किया गया था, जो वहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू रंजिश पर से उसके द्वारा धारदार हथियार से काफ़ी चोटें पहुँचाई गई बच्चे को। उस पर से अपराध धारा सदा 307 कायम कर लिया गया है। और चूँकि अभी उसकी दादी का शव घर पर रखा हुआ है, जिसको फ्यूनरल के लिए जा रहे हैं, जल्दी ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्या वजह खुल के सामने आ रही है? क्यों बच्चे से इस तरह की दुश्मनी निकाली? क्या घर वालों से उसके? अभी जो जाहिर रहा है ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है पास पड़ोस और जो अन्य परिजन हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी पारिवारिक कलह है और कहीं ना कहीं संपत्ति के संबंध में भी ऐसी कोई बात आ रही है। और तीसरी चीज़ ये आ रही है कि इनके आपस में समन्वय नहीं है। मृत्यु होने पर, दादी की मृत्यु होने पर भी उसके बच्चे का ना आना, उसकी बहू का ना आना और अन्य लड़की का ना आना भी इसका एक कारण माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आंगनबाड़ी में बच्चों को बांटे खिलौने। समर्थकों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र 741 सुनहरी बाग में वितरित किए खिलौने वितरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजनीति कर बच्चों को राजनीतिक खिलौना बना रहे हैं मुख्यमंत्री ठेला लेकर खिलौना जुटाने निकलेंगे तो हम भी गरीबी और परेशानी की मार झेल रहे बच्चों को लेकर ठेले पर निकलेंगे और बताएंगे कि आपके राज्य में किस तरीके से बच्चे और गरीब परेशान हैं। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे। यहाँ बिजली और पानी नहीं था। उनके आते ही बिजली, पानी और कूलर आ गए। कहा कि मैं ठेला लेके निकलूंगा और अमीरों के खिलौने इकट्ठे किए जाएंगे जो यूज़ किए हुए हैं और इन गरीबों को बांटे जाएंगे। हमने बाजार से खरीद के खिलौने ला के दिए हैं। हमने बाजार से किताबें खरीद के ला के दी हैं, जिससे सुनहरी बाग के इन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। और ये अपने आप एक नौटंकी है कि ठेला लेके निकलोगे, पुराने वो करोगे। ये क्या है? 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा है, सरकार को कर्ज है, थोड़ा और हो जाता। लेकिन ये गरीबों का अपमान है। और बाकी जगह बिजली पानी नहीं। 6 महीने से लड़ रहा हूँ मैं इस बात के लिए। मंत्री से लेके इनके जो CS है, ACS है, सबसे कहा कि सेंक्शन करो। इसका बोले बिजली का बिल कौन देगा इनका, इसलिए सेंक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से व्यवस्था करूंगा और पूरी बिजली पानी मेरे क्षेत्र की आंगनवाड़ियों में पूरे में लेके आऊंगा। बीजेपी कह रही है कि खिलौनों पर सियासत कर रहे हैं पीसी शर्मा। तो सियासत तो वो कर रहा है कि ठेला लेके निकल रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री, उन ठेले वालों को बचाओ जिनको वो बाफना मैडम रोज 100 से ज़्यादा ठेले वालों को सड़क से बाहर कर देती है। और ये ऐसे बच्चे इनके माँ बाप जो ठेला चलाते हैं उनके ठेले पकड़ लेते हैं। 10 दिन बाद देते हैं 2000 रुपये फाइन करके। उनको खिलौना बना रखा है उन बच्चों को। कल हम ठेला लेके हम भी निकलेंगे, जिसमें बच्चे बैठेंगे वो 5 बजे, जिनके माँ बाप का ठेला ये उठा रहे हैं, और मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि ये बच्चे जो खिलौने बन गए हैं इस मध्य प्रदेश की, भोपाल की जो नगर निगम है उसकी वजह से। ये जो खिलौने बना रही है आपकी नगर निगम बाफना मैडम, इसको समझाओ कि ये ठेले उठाए नहीं, इनको अपना व्यवसाय करने दें। ये स्ट्रीट वेंडर है, इनके साथ ये अन्याय न करें, नहीं तो ये बच्चे खिलौने बन रहे हैं। कल सीएम निकल जाए तो हम भी निकलेंगे बच्चों को लेकर जिनके ठेले उठाए जा रहे हैं। कुछ गांवों में जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, घोड़े पर बैठने देना, नहीं बैठने देना, यह समाज को तोड़ने के प्रयास भी हो सकते हैं। पीछे से लोग इसको बल दे रहे हैं, तो हमको दोनों समाजों को जोड़कर रखना है। मैं सभी सांसद और विधायक साथियों से भी कह रहा हूं, हमको इससे बहुत चिंता से देखना चाहिए। हमारे अपने लोग हैं और हमारा अपना समाज है। इसमें छोटी सी बात को लेकर कोई एक पक्ष को भड़का देता है तो कोई दूसरे पक्ष को भड़का देता है। इससे बात की बात हो जाती है। वह समाज में खाई पैदा ना हो, इसके लिए हम कार्यवाही करेंगे। जिन्होंने पथराव किया उन पर कार्रवाई बिल्कुल सही है। कुछ गाँव में जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, घोड़े पे बैठने देना, नहीं बैठने देना, बाकी इसको हमको ये समाज
तोड़ने के प्रयास भी हो सकते हैं। कुछ लोग पीछे से इस चीज को बल दे रहे हैं। तो हमको दोनों समाजों को, मैं सभी सांसद जी विधायक साथियों से भी कह रहा हूं, हमको इसको बहुत चिंता से देखना चाहिए। हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना समाज है। अब इसमें छोटी सी बात को लेके कोई एक पक्ष को भड़का देता है, कोई दूसरे पक्ष को, और वो फिर बात की बात हो जाती है। उसमें क्या है कि समाज में खाई पैदा ना हो। कार्रवाई हम करें, अगर कोई जो पथराव किया जिनने, उन पर कार्रवाई बहुत बिल्कुल सही है। परमानेंट खाइयां समाज में पैदा होगी, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज तो यही रहेगा ना अपना। पर इसलिए जहां जहां ये घटना हुई है, केवल प्रशासन नहीं, जनप्रतिनिधि भी उनमें सद्भाव पैदा करने की बैठक करे भाई, और हम दोनों पक्षों को समझाएं। अब दलित गैर दलित क्यों बने? वो भी दलित भी अपने हैं, गैर दलित भी अपने हैं। दलित के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन खाइयां भी नहीं बढ़ना चाहिए। एक सामंजस्य कैसे पैदा हो, तो हम दोनों चीजों का ध्यान दें। अन्याय ना हो, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन वैसी परिस्थिति भी ना बने जिससे समाज में खाइयां पैदा हो। तो इसलिए पुलिस के साथ साथ ऐसे गांव में मैं विधायक साथियों से भी कहूंगा, सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप बैठक करो समाज की, और बैठक करके समझा के लोगों को लगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है। जमाना अब कितना अलग दौर में पहुंच गया है। नहीं तो ये इस तरह की खाई अपने समाज को तोड़ेगी। और अपनी चिंता देखो, अपन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज पे ही रहने वाला है। परमानेंट खाइयां अगर पैदा हो गई तो वो समाज के लिए घातक है। इस पक्ष में मेरा इतना कहना है कि सोशल अभियान एक चलना चाहिए, और गांव गांव में जहां ऐसी चीजें होती बैठ के हो जाना चाहिए, ताकि इस तरह का माहौल ना बने। नहीं तो कोई ने पोस्ट डाल दी, मैं आ रहा हूं, बैठूंगा, और कोई तैयार हो गए कि कैसे बैठता है। अब ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरह की चीजें, एक उकसाने वाली चीजें भी होती है, तो उकसाने वाली भी नहीं होनी चाहिए, और कोई बैठ रहा है तो अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन वो समझाना, थोड़ी सी बातचीत अगर हो जाएगी, समझ जाएंगे लोग, तो मुझे लगता है इस तरह की घटना बंद हो जाएगी। जबलपुर में इन दिनों खत्री दंपति के द्वारा बंटी बबली की तर्ज पर नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला पंकज तिवारी और उनके परिवार के साथ देखने को मिला, जहां पीड़ित तिवारी परिवार ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए पूजा तिवारी ने बताया कि उनके पारिवारिक संबंध खत्री परिवार के साथ थे। खत्री परिवार को कुछ समय पहले पैसे की जरूरत थी, जिसको देखते हुए उनके पति पंकज तिवारी ने खत्री परिवार की मदद करते हुए उन्हें 15 लाख रुपए दिए थे, और खत्री परिवार द्वारा उस समय पैसे वापस करने के लिए कहा गया था। अभी से मैं एक सहयोग की उम्मीद करती हूँ। मैं पूजा तिवारी, जो इस कित में बहुत बुरी तरीके से फंस के परेशान हूँ। पिछले कुछ विगत 4-5 सालों से मेरे पति ने पारिवारिक रूप से सहयोग करके एक परिवार को सहयोग दिया, खत्री परिवार को, जिसका गलत फ़ायदा उनके परिवार के लोगों ने उठाया, और लगभग एक बड़ी रकम का यूज़ मेरे हस्बैंड से किया है, जिसके बिलों का उल्लेख यहाँ पर डिटेल्स में है। रकम बड़ी होने के कारण आज हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। साथ में अगर ये रकम मांगने जाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने उनके ऊपर FIR लगा दी। मैंने मांगा तो मेरे को भी बार बार बोला कि आप पैसा मांगने के लिए हमको धमका रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आप पैसा लेते हैं तो आपको लौटाना पड़ेगा। अपने पारिवारिक परिचय के आधार पर पैसे लिया, और आज लौटाने की नीयत ना रखते हुए आप दुनिया भर के एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो महिला कौन है जिसने आपके पति से पैसे लिए, और कैसे कुछ संबंध थे, व्यवहार बने? भैया ये पारिवारिक संबंध से मेरी सास के द्वारा बनाए गए हुए थे, और उनके कहने पर ही घर में आती थी तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी। पर मुझे नहीं पता था कि हेल्प की कीमत इतनी बड़ी हम लोग को चुकानी पड़ेगी, कि आज दोनों पति पत्नी विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम अगर आप लोग क्या कहना चाहिए, आपके हस्बैंड के ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगा देंगे। क्या नाम है दोनों पति पत्नी? पिंकी खत्री और पिंकी खत्री, सोनिया खत्री या फिर मोतीलाल खत्री लिखते हैं। बार बार क्यों आपके पति को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब कि जो पैसों का दबाव बना रहे हैं? और महिला का कहना है कि अगर आप मेरे से पैसे मांगेंगे या चीज़ें मांगेंगे तो मैं विभिन्न प्रकार के जो महिलाएं उपयोग करती हैं आज के समय में, जो समाज में एक सुविधा दी गई है, या पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा हमें महिलाओं को एक सुविधा कि भाई आप 376 आइए अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। पर ये कई प्रकार से खबरें आ रही हैं कि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम इस प्रकार के एलिगेशंस लगाएंगे। भैया मेरी पूरी एक फाइल है, मैंने इसकी घटना की आपने शिकायत पुलिस में करी? बिल्कुल करी भैया। क्या करा पुलिस के द्वारा, क्या किया? हम बुला के बातचीत करेंगे, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका शुक्रिया। पूजा तिवारी।
मिस्टर पंकज तिवारी, उनकी वाइफ मिसेस पूजा तिवारी, ये मेरे पास आए थे केस लेकर। उन्होंने मेरे को पूरी चीज़ें बताई कि इनके परिवार के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी करके दो हस्बैंड वाइफ हैं, मोतीलाल खत्री और सोनिया पिंकी खत्री, ये उनका नाम है। इन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी करी है, कुछ 11 लाख समथिंग का ट्रांजैक्शन है, और जब आप पैसे वापस मांग रहे हैं तो वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर रेप केस लगा देंगे। अब आपका अगला स्टेप क्या है? सर, आप लोगों की हेल्प के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम एसपी साहब से मिलेंगे और गुहार लगाएंगे इसी चीज़ की कि ये केस समझें, क्योंकि इसमें सीधा धोखाधड़ी हुई है। 420 का केस बनता है। और भी किसी के साथ में धोखाधड़ी की है? सर, अब ये तो जिस दिन आप लोगों की मदद से सब कल के दिन अगर पेपर में आता है, मीडिया में आता है, तो शायद और लोग बताएं आके। नहीं तो इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं कि आके इतने खुले में बात कर सकें, क्योंकि सेंसिटिव मैटर होता है। परिवार टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर मन ख़राब होता रहेगा, उनका परेशानियाँ फेस करेंगे, लेकिन सामने आके हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी हाँ, मैं भी हुई हूँ उनकी शिकार। मुझे भी है ना, मेरे घर में घुस के मतलब प्यार से सबको पारिवारिक रूप से आकर हम लोग से जुड़कर दीदी ने अपने ज़रूरत की चीज़ें मतलब उनका बोलेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, उस वजह से उनने है ना मुझसे पैसे लिए। इसके पहले भी 10 लिए थे तो उनने मुझे लौटा दिए थे, फिर 25 लिए, इसलिए मैंने उस हिसाब से उनको 25,000 दे दी। मेरी ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है और मेरी इतनी भी बड़ी कोई औकात नहीं कि मैं इससे ज़्यादा दे सकूँ, और अभी तक उनने मेरे कोई पैसे भी नहीं लौटाए। और जब मैं इस पैसे की मांग करने जाती हूँ, उनके घर में जाती थी, तो उन लोगों ने हमेशा मुझे भगा दिया, और उनके पति ने भी मुझे धमकी दी कि है ना मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा, मैंने नहीं लिया है। ये इसकी आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने है ना ये संजीवनी थाने में की हूँ। और क्या कार्रवाई हुई इस पर? FIR चल रही है उसके ऊपर। पुलिस द्वारा अभी तक उन पर कोई कार्रवाई की गई? हाँ, चल रही है, मगर अब हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा शारदा पेंदा नाम है। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने भूकंप की 25वीं बरसी के अवसर पर दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि दी। भूकंप स्मृति स्तंभ पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह ने कहा कि भूकंप स्मृति स्तंभ का जीर्णोद्धार कार्य उनके द्वारा प्रशासन से बात करते हुए कराया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन नगर निगम के द्वारा अभी तक भूकंप रोधी तकनीकों के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम को भूकंप रोधी गतिविधियों को करने के लिए कहा जाएगा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। भयानक घटना के बाद आज 25 वर्ष हुए भूकंप आए हमारे जबलपुर शहर में। लगभग 41 लोगों की मृत्यु हुई थी, हज़ारों लोगों के मकान टूटे थे, हज़ारों लोग बेघर हुए थे। वो दर्दनाक हादसा आज भी जहन से निकलता नहीं है। जब भी उसके बारे में सोचो तो मन सिहर उठता है। हम लोगों ने आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, कांग्रेस के सभी लोगों ने, और एक प्रतिज्ञा भी की कि चूँकि ये स्मारक जो बना हुआ है, इस स्मारक की स्थिति दयनीय है, इसका रखरखाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अपने खर्चे से, हम लोग अपने खर्चे से इसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। एक तकलीफ़ और है कि यहाँ पर हर वर्ष जिला प्रशासन द्वारा भूकंप राहत के लिए एक रिहर्सल की जाती थी। आपदा प्रबंधन की जो एक रिहर्सल होती थी, वो भी कोरोना में बंद थी। बात समझ में आती थी, कोरोना के बाद क्यों बंद है यह समझ के बाहर है। ये दोनों बातों को लेकर CO, JDO को और कलेक्टर महोदय को एक पत्र भी लिखा जाएगा, और हम लोग अपने खर्च से इसको, क्योंकि हमारे ये जबलपुर शहर के वो लोग हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान खोई है, उनके परिवार वाले आज भी जब सोचते होंगे तो भूकंप का ध्यान में आते ही वे भी सिहर जाते होंगे। सभी को हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी, नमन किया और याद किया उस दिन को, जो दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी हमको दोबारा देखने को ना मिले। भैया आज 25 वर्ष हो चुके हैं, स्तंभ भी बना है, और जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब उनकी याद आती है लोगों को। क्या वजह सामने आ रही थी? नहीं, चक्कर शिकार मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखा। कल रात में 8 बजे हम लोगों ने इसका मैसेज सारे कांग्रेस में दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। कल 8 बजे हम लोगों ने इसकी पूरी जानकारी सारे कार्यकर्ताओं को दे दी थी कि कल शाम को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। दूसरे पार्टियों की जो है, अब देखिए कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं। ये हमारे दिल का विषय है, दिल के दर्द हैं ये।
और हम लोग इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं तो ये उनकी सोच है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह तो उनको तय करना है। हमें तो ये सब करना है, हम लोग करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जबलपुर में नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा मदन महल पहाड़ियों से विस्थापित लोगों को ग्राम भड़पुरा में बसाया गया, जहां विस्थापितों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसको देखते हुए जबलपुर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए कार्य करने वाली संस्था डीएनए वेलफेयर सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विस्थापित बस्ती में किया गया, जहां डीएनए वेलफेयर सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 1200 मरीजों का निःशुल्क इलाज इस मौके पर किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी इस मौके पर दी गई। वहीं डीएनए वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि भविष्य में एक और विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज भड़पुरा ग्राम में जो है तो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें डीएनए वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मदन महल से विस्थापित जो लोग हैं यहाँ पे कम से कम 1900 से 2000 लोग हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उन्हें स्वास्थ्य लाभ डॉक्टरों द्वारा टीम द्वारा दिया गया है तथा दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी अव्यवस्था भी है, जिसका हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ व्यवस्था कराने के लिए, जिससे वो सब लोग व्यवस्थित रह सकें यहाँ पर। और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है तथा इसमें सराहनीय प्रदर्शन रहा है। नाम बताइए। नितिन साहू नाम। जी हम डीएनए वेलफेयर की तरफ से भड़पुरा में ये बस्ती है पूरी, जो जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इनको स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की टीम की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये यहाँ पर भड़पुरा में हम लोग ने एक स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है। कितने लोगों का अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है यहाँ पर? हम लोग को जानकारी मिली थी लगभग 1200 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी लगा इनके लिए कार्य करने के लिए कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने अपनी पूरी जो भी हमारे एनजीओ के मेंबर्स हैं, हमने सबने डिसाइड किया क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें। और अभी दवाइयाँ भी निःशुल्क तौर पर दी गई हैं? जी, कुछ निःशुल्क दिए हैं, कुछ हमने खुद भी प्राप्त किए हैं। नाम बता दीजिए। जी मैं डॉली सिंह। थाना बेलबाग में एमएच हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि मेघा चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी भानतलैया चौधरी मोहल्ला बेलबाग को अपने घर पर जहरीली वस्तु का सेवन करने से इलाज हेतु पति कौशिक चौधरी द्वारा भर्ती कराया था। इलाज के दौरान मेघा चौधरी की मृत्यु हो गई। सूचना पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मर्ग कायम कर जांच में मामला लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतका मेघा चौधरी के माता पिता और साक्षियों के कथन लिए गए, जिन्होंने बताया कि मेघा चौधरी की हत्या करने के लिए पति कौशिक चौधरी द्वारा मेघा चौधरी को जहर पिलाया गया और कौशिक चौधरी ने अपने पिता सुखदेव चौधरी के साथ मिलकर मेघा के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाई और उचित समय पर इलाज भी नहीं कराया। दिनांक 20/5/22 को एमएच अस्पताल से मृतिका मेघा चौधरी की तहरीर प्राप्त हुई थी पॉइजनिंग केस से, जो थाना बेलबाग में मर्ग क्रमांक 5/22 धारा 174 सीआरपीसी की कायमे कर जांच में लिया गया था। जो जांच दौरान पाया गया कि मृतिका मेघा चौधरी और उसके पति के बीच कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसी बात को लेकर आरोपी कौशिक चौधरी, जो मृतिका का पति है, वो योजनाबद्ध तरीके से 13/5/22 को बरगी डैम के जंगल में ले जाकर कीटनाशक दवाई गन्ने के जूस के साथ पिलाया था, जिसकी वजह से इलाज दौरान मृत्यु हो गई। हाँ, वो पहले की है 11/5/22 की। उसमें तो आरोपी रोहित चौधरी था जो जेल में। कौन से धारा अंतर्गत कार्रवाई अभी 302 कायम किया गया है। 302, 328 के तहत कायमी की गई है आरोपी कौशिक चौधरी और उसके पिता सुखदेव चौधरी के खिलाफ। जबलपुर की रांची पुलिस को एक महिला ने शिकायत में बताया कि उसके जीजा और उसके 2 दोस्तों ने महिला का अपहरण कर लिया था। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर गजर लौटी है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला कायम कर जांच के दौरान अपहरण के मामले में पंकज सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी ललन शुक्ला और प्रेम सिंह ठाकुर फरार है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता महिला पनागर से गोकलपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ आई थी। ये थाना रांची में फरियादिया ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल दिनांक 21/5/22 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके जीजा जो हैं ललन शुक्ला
जो पूर्व से परिचित हैं, जीजा हैं रिश्ते में, उसके अन्य 2 साथियों पंकज सिंह ठाकुर, प्रेम सिंह ठाकुर के साथ दिनांक 18/5/22 को, जब ये पनागर से यहाँ गोकलपुर आई हुई थी और गोकलपुर में कोई शॉपिंग वगैरह करने वाली थी, उसी समय जो है फरियादिया के जीजा लल्लन शुक्ला और उसके 2 अन्य साथी कार से आए और उसको जबरन कार में बैठा करके जो है ले गए और दिन के 1 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक उसको घुमाते रहे। इसी दौरान जो है कहाँ ले गए फरियादिया को पता नहीं चला। फरियादिया ने थाने पर आकर जो पूछताछ में बताया कि उससे जो है उसके जीजा के द्वारा जबरन शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ में जो है एक शीशी से भरा हुआ पेट्रोल भी रखा हुआ था और शादी नहीं करेगी तो मतलब शरीर में डाल देंगे, जला देंगे, ऐसा उसको धमकी दी जा रही थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया थाना रांची में धारा 366, 342, 354, 354 का 386, 506, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। अभी तक विवेचना के दौरान जो है नामजद आरोपी जो है पंकज सिंह राजपूत को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस पर। नमस्कार।